हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय क्लास। आज हम लोग कैश बुक को ही कंटिन्यू करेंगे। कैश बुक बनाना सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। पहला जो एग्जांपल हम लेते हैं कैश इन हैंड। ये ओपनिंग बैलेंसेस रहते हैं बच्चों। जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको दिया हो सकता है कैश इन हैंड या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश इन हैंड बोला है तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कैश इन हैंड है तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा आपका जितना भी दिया है। अब बैंक का जो है बच्चों, कैश का तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड पे ही रहेगा, लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट कहीं भी आ सकता है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट बोला है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बोला है तो ये इधर आएगा आपका क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अगर आपको बोला है डेबिट बैलेंस या फिर ओनली बैलेंस बैंक बैलेंस तो वो डेबिट साइड पे ही आएगा। अगर बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट तो वो क्रेडिट साइड पे लिखना है। क्रेडिट बैलेंस बोला है बैंक का तो वो भी क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। तो ये पहला था कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमेशा आपका आएगा। तीसरा देखिए, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। हरी से चेक मिला और वो चेक हमने सेम डे पे बैंक में जमा कर दिया। बैंक में सेम डे जमा करेंगे तो उसकी एंट्री हम लोग करेंगे हरी से मिला टू हरी लिखेंगे और जितना अमाउंट मिला बैंक में लिख देंगे डेबिट साइड पे। सेम डे अगर चेक मिलता है और बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक पे अमाउंट लिख दीजिए, जिससे मिला चेक उसका नाम लिखकर। अब जो है नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम विनोद ऑन 3/4/20, लेकिन चेक डिपॉजिट हुआ 5/4/20 को, तो इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो इसको क्या, चेक मिला विनोद से 3 तारीख को और डिपॉजिट हो रहा है 5 को, तो डेट आ जाएगी 5। जिस डेट को चेक जमा होगा वो डेट लिखेंगे। और किसका चेक जमा हो रहा है, विनोद का, वो नहीं लिखना। अब ये चेक इन हैंड है हमारा, तो टू चेक इन हैंड, ये लिखा जाएगा टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड करके लिखेंगे, जितना भी अमाउंट है वो बैंक कॉलम में आ जाएगा। जितना भी अमाउंट है वो बैंक कॉलम में आ जाएगा। ये चेक की डेट अलग है, चेक मिलने की डेट अलग है और डिपॉजिट करने की डेट अलग है। तो जिस डेट को डिपॉजिट हो रहा है वो डेट लिखी जाएगी और चेक इन हैंड करके लिखा जाएगा और बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है सेल प्रोसीड्स। नेक्स्ट देखिए, सेल प्रोसीड्स ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड ऑन अप्रैल 19। ये भी इसी तरह से है। सेल प्रोसीड्स हो रहा है, अप्रैल 8 को पैसा मिला सेल से, वो आपने डिपॉजिट कर दिया अप्रैल 19 को बैंक में। तो जब अप्रैल 19 को पैसा जमा करेंगे तो यहाँ पे डेट अप्रैल 19 हो जाएगी। अप्रैल 19 को आप जो है कैश में जमा कर रहे हो बैंक में, तो हो जाएगा टू कैश अकाउंट और बैंक में जमा हो जाएगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी बच्चों, इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे। ये जो है कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। सेल प्रोसीड्स अप्रैल 8 डिपॉजिट ऑन अप्रैल 19, क्योंकि सेल प्रोसीड्स कैश में है, चेक नहीं बोला है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। इधर भी बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा और कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिखेंगे यहाँ पे। और ये पैसा जो है आपका कैश में से कम हो जाएगा जितना भी बता रखा है। जितना भी बता रखा है डेट यही आएगी जो अप्रैल 19 है। यहाँ पे अप्रैल 19 डेट वही आएगी बच्चों जो अप्रैल 19 दे रखी है। जिस डेट को हमने पैसा जमा किया, जिस डेट को पैसा जमा किया वो डेट आपके आएगी। अप्रैल 19 को हमने पैसा जमा किया है, अप्रैल 19 को जो है हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, हमने जो पैसा जमा कर दिया बैंक में। अब देखिए नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश। सुरेश से गुड्स परचेज किया, नाम दे दिया, परचेज किया है, नाम दे दिया, तो इसका मतलब ये नॉन कैश, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये जो है आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। कैश बुक में कोई एंट्री इसकी नहीं करेंगे। जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं सुरेश से, कैश नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब उधार पे परचेज कर रहे हैं, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करनी है। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम ए, चेक मिला ए से,
ए से जब चेक मिलेगा तो इसकी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, और आगे कुछ नहीं दिया है तो दो तरीके से ट्रीटमेंट होगी। चेक मिला और डेट यहाँ पे नहीं दिया है कब जमा कर रहे हैं, तो हमने पहले किया था कि जब कोई डेट नहीं दे रखी होती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि चेक मिला था और सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पे सेम डे उसको डिपॉजिट कर देंगे। जो चेक मिला है हम एक जमा कर देंगे 7th, चेक मिला ए से टू ए और हम बैंक में चेक जमा कर देंगे एज्यूम करके कि चेक जो है सेम डे जमा हो गया। नेक्स्ट देखिए 8th, कैश रिसीव्ड हुआ 1000 रुपए का और चेक रिसीव्ड हुआ 1200 का कैश सेल्स का। तो ये जो सेल्स है ये भी हम 8 में लिखेंगे टू सेल्स, तो सेल्स से पैसा आ रहा है, कैश में 1000 रुपया आ रहा है, कैश में 1000 लिखिए और अज्यूम करिए कि जो कैश सेल्स का पैसा है ये हमने बैंक में डाल दिया, क्योंकि इसमें कोई डेट आगे मेंशन नहीं है कब हम ये पैसा बैंक में डाल रहे हैं। 9 देखिए, प्रेम का चेक था 4000 रुपीज का, डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने 20 रुपीज भी हमसे चार्जेस लिए। तो जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। बाय किसका हमें चेक मिला था, प्रेम का, बाय प्रेम लिखेंगे और जो अमाउंट लिखेंगे बच्चों वो डिसऑनर जितना अमाउंट हो रहा है प्लस में जितना चार्जेस है दोनों को ऐड करके लिखेंगे 4020 रुपीज। अगली ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं। किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू अवर बैंक अकाउंट, किशोर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया बैंक में, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे टू किशोर और यहाँ जिस डेट पे होगा उस डेट पे एंट्री हो जाएगी। डेट नहीं था, सीरियल नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे। किशोर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा कर दिया तो बैंक डेबिट कर देंगे टू किशोर करके। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड किया राम को क्रेडिट पे 7500 रुपए का अप्रैल 8 को, उससे चेक मिल रहा है फुल सेटलमेंट में अप्रैल 10 को, और चेक जो है डिपॉजिट हो गया बैंक में अप्रैल 22 को। तो जिस डेट को चेक डिपॉजिट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो अप्रैल 12, तो हम लिखेंगे अप्रैल 12। और यहाँ पे अब आ जाएगा ये हमारे पास चेक इन हैंड है, अब टू चेक इन हैंड, और पैसा किसमें डालेंगे, बैंक में जितना का चेक मिला 7230। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों की जितने का चेक मिल रहा है उतना अमाउंट आना है, और जिस डेट पे चेक जमा हो रहा है बैंक में वो डेट आनी है। अब चेक की डेट मिलने की डेट अलग है, जमा करने की डेट अलग है, तो चेक इन हैंड करके लिखेंगे। अब नेक्स्ट डे चेक रिसीव्ड हुआ था एक्स से अप्रैल 25 को, एंडोर्स्ड हो गया वाई को, तो यहाँ पे हमने जो एंट्री करनी है तो अप्रैल 25 को हम एंट्री करेंगे। तो चेक मिला है हमको, चेक इन हैंड हो जाएगा टू किससे मिला चेक, एक्स से। अब अप्रैल 29 को वो जो है अप्रैल 29 को एंट्री कर देंगे, वाई को दे रहे हैं तो वाई डेबिट हो जाएगा टू चेक इन हैंड। कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, एंडोर्समेंट में कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होती है। अप्रैल 13 देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,500 अप्रैल 25 को, चेक रिसीव हुआ 1% डिस्काउंट के साथ, और ये चेक जो है बैंक में जमा किया गया अप्रैल 27 को। अप्रैल 27 को एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, और जो अमाउंट था 12,500 का था उसमें से माइनस कर देंगे जितना डिस्काउंट दे रहे 1%, 125 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,375। ये बैंक में जाएगा पैसा, ये जो है बैंक में जमा हुआ अप्रैल 27 को। चेक का अमाउंट था 12,375, चेक मिलने की डेट अलग है, चेक को जमा करने की डेट अलग है, इसलिए टू चेक इन हैंड करके आएगा। अब ये 14 देखते हैं, नहीं ये 14 है तो 14 लिख देते हैं यहाँ पे। चेक जब मिला आपको एस नायर से अप्रैल 7, डेट दिया अप्रैल 7, तो यहाँ पे अप्रैल 7 लिखेंगे, अप्रैल 7। और जो चेक मिला है नायर से 4,000 का था, चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर 4,000 रुपीज, तो जितने का चेक मिला
और ये डिसऑनर हो रहा है, इसका मतलब चेक हमने सेम डे पे जमा कर दिया था, टू एस नायर लिखेंगे। जितने का चेक मिला था 4000 लिख दीजिए। बैंक डिस्काउंट कॉलम नहीं है यहाँ पे, तो डिस्काउंट कहीं भी नहीं लिखेंगे। अप्रैल 15 को चेक डिसऑनर हो गया, यहाँ लिख देंगे अप्रैल 15 बाय एस नायर। जितने का चेक डिसऑनर हुआ वो आ जाएगा 4000, तो 4000 आ जाएगा जितने का चेक डिसऑनर हुआ। अब वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, जो डेट पे डिसऑनर हुआ उस डेट पे लिख देंगे। अब हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे 16 नंबर की। इसमें बोला है कि बैंक में पैसा जमा कर दिया 700 रुपीज ऑफिस में रख कर, तो इसका मतलब है 700 रुपीज ऑफिस में छोड़ दिए हैं, बाकी का पैसा बैंक में जमा कर दिया। सपोज कीजिए कि 11,000 रुपीज जो है तो ऑफिस में बचा हुआ है, ऑफिस में है 11,000 ऑफिस में बचा हुआ है, तो उसमें से 700 रुपीज छोड़ देंगे तो 10,300 रुपया बैंक में जमा हो जाएगा। टू कैश करके काउंटर एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा, ये भी काउंटर एंट्री हो जाएगी 10,300 रुपया। और जो बाकी का बैलेंस बचेगा वह बैलेंस सीडी, वो जो बैलेंस बच जाएगा कैश में 700 रुपया बच जाएगा। मतलब जितना भी रुपया बचा होगा उसमें से 700 रुपया छोड़ देंगे, बाकी का पैसा जो है बैंक में जमा कर देंगे, तो वो काउंटर एंट्री हो जाएगी आपकी। अब जो है नेक्स्ट करते हैं 17 की। चेक रिसीव्ड हुआ था 8,000 का अप्रैल 8 को, अप्रैल 7 को एक चेक रिसीव हुआ 8,000 का, अप्रैल 8 को रिसीव हुआ कैश 900 एंड चेक 700 कैश सेल्स के लिए। फिर अप्रैल 10 को जो है पैसा बैंक में जमा कर दिया। तो समझ रहे हैं बच्चों, 17 को अप्रैल 7 को चेक मिला 8,000 रुपए का, तो इसका डेट यहाँ पे बोला है कि अप्रैल 8 को जो चेक मिल रहा है आपको, 7 को जो चेक मिल रहा है 8,000 रुपए का, वो चेक आप जो है 10 तारीख को जमा कर रहे हो। 7 तारीख को मिला हुआ चेक 10 तारीख को जमा हो रहा है, तो 7 तारीख को हम एंट्री इसकी नहीं करेंगे, चेक इन हैंड है हमारे पास। अप्रैल 8 को कैश मिला 900 का, तो अप्रैल 8 को एंट्री कर देंगे। टू कैश सेल्स का पैसा मिला है, टू सेल्स आ जाएगा। कितना रुपया मिला? 900 रुपीज कैश में आ जाएगा। चेक जो है वो नहीं आएगा क्योंकि चेक अभी हमारा चेक इन हैंड है, तो उसको 10 तारीख को हम लोग जमा कर रहे हैं। 10 तारीख को जो चेक जमा कर रहे हैं वो 5 तारीख और 8 तारीख दोनों को मिलाकर है, तो 5 तारीख वाला चेक 8,000 है और 8 तारीख वाला ये 7th चेक 7th को मिला है। जो 7 तारीख का जो चेक है वो 8,000 रुपए का है, और 8 तारीख का जो चेक है वो 700 रुपए का। 8,700 के चेक आप बैंक में जमा कर रहे हैं, 8,700 लिख दीजिए टू चेक इन हैंड। ये तो हो गया चेक इन हैंड। अप्रैल 10 को आपने चेक जमा कर दिया चेक इन हैंड करके 8,700 रुपए के, तो टोटल अमाउंट बोल रहे 10,000, तो 8,700 के चेक है, तो 1,300 का कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, तो ये काउंटर एंट्री हो जाएगा टू कैश। आपने कैश जमा किया अप्रैल 10, इधर भी आ जाएगा बाय बैंक काउंटर एंट्री, कैश में से कम हो जाएंगे 1,300, ये डेट आ जाएगी अप्रैल 10। इसको बच्चों फिर से समझ लेते हैं। चेक मिला था आपको 7 तारीख को, 7 तारीख को चेक मिला 8,000 का, लेकिन जमा हो रहा है वो 10 तारीख को, तो जो चेक मिला है 7 तारीख को उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे, वो चेक इन हैंड है। फिर 8 तारीख को कैश मिल रहा है 900 रुपए का, तो चेक मिल रहा है 700 का, तो कैश भी मिल रहा है चेक भी मिल रहा है, लेकिन चेक जो मिल रहा है वो 10 तारीख को जमा हो रहा है, तो ये चेक भी चेक इन हैंड है। कैश जो मिल रहा है उसकी एंट्री हम लोग कर देंगे सेल्स करके, कैश इतना मिला 900 का। अब जो चेक थे 7 तारीख को 8 तारीख वाले वो 10 तारीख को जमा हो रहे हैं, तो ये चेक इन हैंड थे 8,000 प्लस 700, 8,700 के जो चेक जमा हो रहे हैं उसको लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड करके लिखेंगे। और 10,000 रुपए टोटल जमा कर रहे हैं,
तो बाकी का जो अमाउंट बचेगा 1300 वो कैश जमा हो जाएगा बैंक के अंदर। आपका कैश कम हो गया, बैंक में जमा हो गया। एंट्री देखिए बच्चों 18 इंस्ट्रक्टेड किया बैंक को बैंक ड्राफ्ट इशू करने के लिए। अमृतलाल को हम बैंक ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं, हमारा बैंक से पैसा कम हो जाएगा। बाय अमृतलाल लिख देंगे 18 बाय अमृतलाल। और कितने रुपए का हम बैंक ड्राफ्ट इशू करें 6000 का, तो बैंक में से 6000 माइनस करेंगे। इसमें जो चार्जेस लगता है बैंक चार्जेस लगा रहा है वो हम अलग से लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस 20 रुपीज ये अलग से लिखेंगे। डिसऑनर पे जो बैंक चार्जेस लगता है वो अलग होता है, उसमें तो हम अमृतलाल से पार्टी से ही वसूल करते हैं, उसको अलग से नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट बनवाने पर जो चार्जेस हम पे करेंगे उसको अलग से लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए रिसिप्ट बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट मिला है तो सीधा बैंक में आ जाएगा, कुछ नहीं बोला तो। 19 बाय बैंक ड्राफ्ट जिससे मिला है, जिस पार्टी से मिला है, कस्टमर से मिला है, कस्टमर का नाम आ जाएगा। बैंक ड्राफ्ट मिला है तो बाय कस्टमर जिससे मिला है आपको बैंक में लिख देंगे। जो बैंक ड्राफ्ट मिला है वो कस्टमर के नाम से बैंक में जमा हो जाएगा। बैंक ने कलेक्ट किया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इधर आ जाएगा, बैंक में जमा हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आ रहा है तो देखिए इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स ड्राइंग्स होती हैं, इनकम टैक्स पेड हो रहा है तो 21 को लिख देंगे, 21 करके लिख देंगे बाय ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हो रहा है बैंक से पैसा निकल जाएगा, बैंक में से माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स पेड मतलब ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स जो है ड्राइंग्स करके लिखा जाएगा और बैंक में से पेमेंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए सागर चंद who owed us 10,000 become bankrupt और उसने 40 पैसे इन्हें रुपये दिया, मतलब 40% पैसा आपको दिया है सागर चंद ने। तो 40% दिया है तो 40% लिख देते हैं 22 तारीख को टू सागर चंद। और 40 पैसा मिला है बैंक में जमा कर दिया, 40% 4000 रुपया मिला। बैंक नहीं बोला इसमें, कुछ नहीं बोला। इसमें कुछ नहीं बोला है तो हम कैश में लिख देंगे जितना 40% मिला 4000 रुपया। और जो डेब्ट हो गया वो इसमें कहीं नहीं आएगा कैश बुक में। कैश बुक में जितना रुपया हमको मिल रहा है वही लिखना है। 10,000 रुपये बोला है तो उसका 40% मिल रहा है तो हमने सागर चंद करके 40% लिख दिया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया मतलब चार्ज किया हमसे, तो हम क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट को बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज कितना किया इंटरेस्ट तो बैंक कॉलम में आ जाएगा, जितना भी चार्ज किया बैंक कॉलम में आ जाएगा। ये हमारी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। कैश बुक में जितनी भी अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस थी कोशिश की है मैंने कि वो सारी की सारी ले ली जाए और हमने उसको कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको कैश बुक समझ में आया होगा। अब आप कैश बुक प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।